हेलो दोस्त। आज हमारा अध्ययन का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह हमारे संविधान के भाग 4 में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में निहित है। यह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में वर्णित है। भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है वह जब इसे संविधान में शामिल किया जा रहा था तो संविधान सभा में यह लोगों के बीच मतभेद था कि इसकी क्या उपयोगिता है, क्योंकि इसको अनुच्छेद 37 के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं माना गया है। यह एक उपदेशात्मक है, यह भविष्यमुखी था। इस कारण संविधान सभा में इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि इसकी क्या उपयोगिता होगी और इसका भविष्य में क्या उपयोग, यह एकमात्र उपदेश मात्र बन करके नहीं रह जाएगा। इसका जवाब देते हुए अंबेडकर ने कहा था कि भारत का आज वर्तमान में राजनीतिक लोकतंत्र तो स्थापित हो रहा है, लेकिन यदि आर्थिक लोकतंत्र भारत में स्थापित करना चाहते हैं तो इसे लागू करना होगा। भविष्य में इसी के मार्फत, इसी के द्वारा भारत जो समानता का सिद्धांत था, जो समानता स्थापित भारत में करने की चेष्टा थी, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा ही लागू हो पाएगी। इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह मूल रूप से जो 4 खंडों में इसे हम लोग बांटते हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी, तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। इसके विभिन्न अनुच्छेदों को हम लोग मूल रूप से 4 खंडों में विभाजित करने की कोशिश करते हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी, तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। इसका अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा करता है। यह राज्य की परिभाषा वही है जो हम लोगों ने मौलिक अधिकार में राज्य की परिभाषा पढ़ा था, जो अनुच्छेद 12 के अनुसार था, जिसमें भारत की सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल तथा अन्य भारत में स्थित स्थानीय स्वशासन इकाइयां यह राज्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ भी अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा करता है और यह कहता है कि राज्य कौन होगा, राज्य क्या है। यह राज्य भूगोल का राज्य नहीं है, यह प्रशासनिक सुविधाओं के द्वारा बांटा गया राज्य नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय, यह पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य की परिभाषा करते हैं वह राज्य है जिसके लिए 4 आवश्यक तत्व हैं। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। यहाँ जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं या पॉलिटिकल साइंस के अंदर आते हैं तो यह राज्य से मतलब देश है। तो यहाँ यह राज्य की परिभाषा करता है कि राज्य कौन होगा, राज्य क्या है, राज्य कौन है। तो तमाम जो केंद्र की सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार, विधानमंडल तथा स्थानीय स्वशासन इकाइयां या अन्य जो प्रशासनिक बॉडी जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती है वह राज्य की श्रेणी में आएगी। इसकी विस्तृत परिभाषा हम लोगों ने मौलिक अधिकार चैप्टर में कर लिया है। यदि आपने हमारे मौलिक अधिकार को नहीं देखा तो हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर जाकर के मौलिक अधिकार या इसके पीछे वाले खंड के वीडियो देख सकते हैं। यह जो समाजवादी है, समाजवादी के अंतर्गत अनुच्छेद 39 कहता है कि सभी नागरिकों को जीवन यापन का अधिकार होगा। यह व्यवस्था की जाएगी कि सभी नागरिकों को जीवन यापन का अधिकार मिले। समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व तथा नियंत्रण के आधार पर सामूहिक हितों की सुरक्षा की जाए।
जो हमारा समुदाय के भौतिक संसाधन है उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार हो कि जिसके द्वारा सामूहिक हितों की सुरक्षा हो। इसी के तर्ज पर हमने देखा कि जब हम स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई तो उसके बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। कृषि सुधार के लिए बहुत अनेकों सरकार के द्वारा कदम उठाए गए। ये जितने भी कदम उठाए गए, क्योंकि उस समय ज्यादा भौतिक संसाधन कृषि में ही था, हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान कृषि का था। लगभग उस समय 56 से 57% कृषि से आय का साधन था। इसलिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार किया गया कि सामूहिक हितों की सुरक्षा की जाए। आगे इसमें जो तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 39 के अनुसार, वो कहता है कि धन और उत्पादन के साधनों में एकरूपता आए। धन और उत्पादन के साधनों में एकरूपता आए कि आने वाले दिनों में कोई इतना ज्यादा अमीर ना हो जाए कि उसके पास धनों का संकेंद्रण हो और कोई इतना गरीब ना हो जाए कि उसे भूख से पीड़ित होकर के मरना पड़े। इसलिए धन और उत्पादन के साधनों में एकरूपता लाने की कोशिश की जाएगी। समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए। कर्मचारियों को स्वास्थ्य उपलब्धता के आधार उपलब्ध कराकर बच्चों को बलात्श्रम का विरोध करना चाहिए। बच्चों को जितना बलात्श्रम जितना जल्दी से जल्दी रोका जाए। इसी प्रकार बच्चों का विकास अवसर उपलब्ध कराना, यह हमारे यहाँ अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य को यह निर्देश दिया गया कि आने वाले समय में इन सारे अधिकारों को जल्दी से जल्दी राज्य लागू करने की कोशिश करे। अनुच्छेद 39 का कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। गरीब जो कमजोर वर्ग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें न्याय सहायता पाने में दिक्कत न हो। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी विधिक व्यवस्था है वह बड़ी महंगी व्यवस्था है। इस विधिक व्यवस्था में कहीं गरीब लोग या आर्थिक रूप से कमजोर लोग को न्याय नहीं मिल पाए, इसके लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। बेरोजगार और वृद्धों विकलांगों को काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 41 के अनुसार मानवीय आधार पर काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 के अनुसार किया। मानवीय आधार पर काम की न्यायसंगत, पहले क्या था कि जब हमारे यहाँ देश स्वतंत्र हो रहा था उसके पहले भी काम के घंटे का कोई निर्धारण नहीं था। कितना कोई काम करेगा, क्या उसकी दशा होगी, टर्म एंड कंडीशन कुछ नहीं था। तो राज्य को यह दायित्व तो सौंपा गया कि मानवीय आधार पर काम की जो न्यायसंगत है, मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता, जो प्रसूति होने वाले उस सहायता का उपबंध करे, जिसके अनुसार राज्य ने समय समय पर अपने कर्मकार अधिनियम में काम के घंटे निर्धारित किए गए, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई, स्वास्थ्य दशा के संबंध में कानून बनाए गए। अनेकों ऐसे जो सामाजिक काम थे किए गए जिससे भारतीय लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठा। उसी प्रकार सभी कर्मकारों की काम तथा निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर, साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना अनुच्छेद 43 के अनुसार लोगों को पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई गई। अनुच्छेद 47 के अनुसार पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए ही आज जो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि चाहे स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना है या आंगनबाड़ी है या खाद्यान्न काम के बदले अनाज योजना है या अन्य इसी प्रकार की जो योजना है, ताकि सभी लोगों को का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता और सुरक्षा के लिए कदम उठाना। उद्योगों के प्रबंधन में उद्योग के केवल मजदूर वही मजदूरी ही करता नहीं रहते, उद्योगों के प्रबंधन में भी उसके भी मैनेजमेंट में इनको सहभागिता मिले, इसके लिए भी कदम उठाना है और उसके लिए नए नए कानून बनाया जाए। यह हमारी समाजवादी व्यवस्था थी। समाजवादी व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू
से पूछा गया कि आपका समाजवाद कैसा है। उन्होंने कहा हमारा समाजवाद ऐसा समाजवाद है जिसमें सभी लोगों को अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। हमारा समाजवाद सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना नहीं है, बल्कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के तहत रहते हुए हमारे देश के सभी नागरिकों को के जीवन स्तर को जिस प्रकार से भी ऊंचा उठाया जाए, वही हमारा समाजवाद का मूल लक्ष्य है। यह समाजवाद की जो दशा है, जो नीति निर्धारकों ने स्वप्न देखा था, लगभग हमारे संविधान में शामिल किया गया। और समय के साथ, चूंकि उस समय संसाधनों का अभाव था, लेकिन जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ते गए, हमने देखा कि किस प्रकार से अनेकों कानून बनाए गए, अनेकों राज्य के नीति निषेध तत्व को लागू करने की चेष्टा की गई। इसी प्रकार गांधीवादी मॉडल था। गांधीवादी मॉडल में क्या था कि गांधी का सपना था कि प्रत्येक हमारा जो देश है वह गांव में बसता है, अर्थात इसके लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। इसके लिए अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो नागौर राजस्थान में 24 अप्रैल 1952 को सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई और ग्राम पंचायत की विकास यात्रा की शुरुआत हुई। लेकिन 1992 में हमने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और संवैधानिक दर्जा प्रदान कर ग्राम पंचायतों का गठन किया। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। आज संपूर्ण देश में ग्राम पंचायत बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। यह गांधीवादी स्वप्न का ही धरती पर उतरना है। भारत में गांधी के सपनों का ही साकार होना है। इनका अगला जो अवधि था, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। हमने जो अपनी विकास योजनाओं को चुना, उसमें कहीं कुछ न कुछ खामियां रह गई, क्योंकि हमारा देश पूंजीवाद आधारित उद्योग की जगह श्रम आधारित उद्योग यदि चुना जाता तो हमारे यहाँ आज जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या या अनेक प्रकार की जो समस्या जो खड़ी हुई, वह हमारी कुछ गलत नीतियों का परिणाम हुआ। हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक है, इसलिए हमारा जब विकास मॉडल हुआ, हमने सीधे पश्चिम से आयातित विकास मॉडल को चुन लिया। और पश्चिम से आयातित विकास मॉडल के कारण हमारी व्यवस्था कुछ चरमरा सी गई। हमारी यदि खुद की अपनी विकास मॉडल होता, खुद का विकास के लिए अपना विकसित किया गया मॉडल होता, जो कुटीर उद्योगों में शामिल था, वह गांधीवाद के आर्थिक चिंतन में शामिल था। यदि उस गांधी के आर्थिक चिंतन को हम साकार करते, यदि गांधी के आर्थिक मॉडल पर हम काम करते, तो आज हमारी देश जो भारत और इंडिया में बटा हुआ है, यह व्यवस्था नहीं आती। आज हमारा देश एक सफल राष्ट्र के रूप में, माओ से तुमने जो अपना स्वप्न देखा था, उसको अपने सरकार में शामिल होकर के चीन में लागू किया। लेनिन ने जो अपना सपना देखा था वहां लागू किया। इसी प्रकार अमेरिका में जो जॉर्ज वाशिंगटन ने सपना देखा था वहां लागू किया। लेकिन हमारे देश में गांधी ने जो आर्थिक चिंतन के रूप में स्वप्न देखा था, जब लागू करने की बात आई तो वह खुद राजनीति से अलग हो गए और अपने चिंतनों को लागू करने के लिए किसी और को सौंप दिया, जिसके कारण उनकी जो आर्थिक चिंतन थी वह पूरी तरह जमीन पर उतर नहीं पाई। और आज हमारा जो नीति था, वह कहीं हमने विकास किया है, लेकिन जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था, जो हमारा आर्थिक मॉडल होना चाहिए था, वह मॉडल कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगला, इसमें गांधी का जो स्वप्न था, अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दिया जाए। उसी प्रकार था, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं और मदिरा एवं ड्रग्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। अनुच्छेद 47,
गाय बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाया जाए तथा उनकी संख्या में बढ़ोतरी को प्रोत्साहन दिया जाए। अनुच्छेद 48 यह गांधीवादी सपनों का भारत था जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जगह दी। समय के साथ इन गांधीवादी स्वप्न को जो जगह मिला था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बढ़ाने का प्रयास हमारी सरकारों ने किया है। आज कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिला, ग्राम पंचायतों को जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के उपयोग पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, अनेक राज्य सरकारों ने मदिरा पर, शराब पर प्रतिबंध लगाया है, वह उसी का परिणाम है। गाय बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर जो रोक लगाई गई है वह भी हमारे इसी नीति का परिणाम है। उदार तथा बौद्धिक सिद्धांत, इसमें जो व्यवस्था है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यह सबसे अधिक स्वतंत्र भारत का विवादास्पद प्रश्न रहा है। कोई सरकार इस पर हाथ डालने के पहले 10 बार सोच रही है कि एक समान नागरिक संहिता, चूंकि भारत विविधताओं से भरा देश रहा है, भारत विविधताओं से भरा देश होने के कारण एक समान नागरिक संहिता लागू करने की चेष्टा की जा रही है, लेकिन विरोध के स्वर भी उतने ही हैं। इन सारे लोगों के साथ सामंजस्य करके आगे आने वाले दिनों में यहाँ की सरकार इसे लागू करने की कोशिश करेगी। उसी प्रकार बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45, यह पहले इसमें व्यवस्था थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी। लेकिन जब हमारा संसाधन बढ़ गया तो इसे 66वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया और आज यह 21A के तहत मौलिक अधिकार है। अब यह बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार में शामिल हो गया है। उसी प्रकार पशु एवं कृषि का आधुनिक पशु चिकित्सा एवं कृषि का आधुनिक एवं वैज्ञानिक रूप में संगठन, अनुच्छेद 46, राष्ट्रीय महत्व के घोषित धरोहरों एवं ऐतिहासिक एवं कलात्मक स्थानों की सुरक्षा, अनुच्छेद 48, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50, यह उदार बौद्धिक सिद्धांत है जिसे समय के साथ हमने लागू करने की कोशिश किया है। हमारी सरकारों ने प्रयास किया है कि इसे लागू किया जाए। उसी प्रकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी सौंपे गए हैं। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। 48 का अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि की जाएगी। 51 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 38। इस प्रकार बहुत से प्रबंध हमने देखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को में व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को शामिल किया गया है। क्योंकि हमारे देश में जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय हमारे पास इतने प्राकृतिक संसाधन तथा भौतिक संसाधन नहीं थे कि हम इन सारे सिद्धांतों को लागू कर दे। इसीलिए इसे अनुच्छेद 38 के अनुसार अनुच्छेद 37 के अनुसार इसे राज्य के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है। राज्य का न्यायालय के द्वारा यदि प्रवर्तनीय बना दिया जाता तो इसे लागू करना पड़ता, और जब इसे लागू करना पड़ता तो दिक्कत होती। इस कारण से इस दिक्कत से बचने के लिए राज्य ने यह व्यवस्था किया है कि इसमें किसी प्रकार से इसे लागू, उस समय हमारे पास जब प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा तब हम इसे लागू करेंगे। उस समय प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण इसे भविष्य में लागू करने के लिए राज्य सरकारों या केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया। राज्य को यह व्यवस्था दी गई कि इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया जाए। हमेशा से मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर विवाद का विषय रहा है कि दोनों में श्रेष्ठ किसे माना जाए। राज्य ने हमें समय समय पर व्यवस्था किया कि इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर जोर दिया जाए। लेकिन जब प्रथम संशोधन हुआ और अनुसूची 9 बनाया गया तो उसके तहत ये व्यवस्था दी गई
कि उसमें जो शामिल कानून होंगे उसे न्यायालय द्वारा नहीं देखा जाएगा। उसकी सुनवाई करते हुए शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार को प्राथमिकता है, मौलिक अधिकार को प्राथमिकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर। केरल एजुकेशन बिल पर भी सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस पर मौलिक अधिकार और यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोनों में संघर्ष की स्थिति होती है तो मौलिक अधिकार को ज्यादा अधिकार दिया जाएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में भी लगभग यही दृष्टिकोण था, लेकिन केशवानंद भारती की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों में संघर्ष की स्थिति नहीं है बल्कि समन्वय की स्थिति है, और यही समन्वय की स्थिति आज तक बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अनुच्छेद मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ने की कोशिश करे, अपनी नीतियों को लागू करने की कोशिश करे। आज इसी का परिणाम है कि हम देखते हैं कि अनुच्छेद 45 के अनुसार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे आज उसे मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का और भी महत्व बढ़ता जाएगा। राज्य के पास जैसे जैसे प्राकृतिक संसाधनों और भौतिक संसाधनों में वृद्धि होती जाएगी, इसे लागू करना राज्य का प्रथम कर्तव्य है। यह एक सिद्धांत है, यह एक नीति है, यह उपदेश है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकारों को दिखलाया था, राज्य को यह बताया था कि हमारा भावी मॉडल क्या होगा, हमारा भावी विकास नीति क्या होगा, हम किन सिद्धांतों पर कार्य करेंगे, किन सिद्धांतों पर कार्य करते हुए हम आगे बहुत अच्छे ढंग से बढ़ सकेंगे। यह मॉडल हमारी सरकार ने दिखलाने का कोशिश किया है और लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सरकारों ने इसे लागू कर भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास